वीडियो का मेन थीम है कि अमेरिका स्विफ्ट से रशिया को बाहर करना चाहता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अमेरिका अपने वर्चस्व पे खतरा पैदा करने जा रहा है। इस पे मेरा विश्लेषण होगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा रशिया के उस धमकी की, परमाणु बम वाले की। अब इसका असर पूरी दुनिया पे क्या होगा, इसको डिकोड करते हुए फिर अमेरिका की जो उल्टी गिनती जो शुरू होगी उसकी बात करूंगा। सवाल यहां पर यह है कि क्या पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सवाल सबसे बड़ा यह है। यह बात बिल्कुल सही है, साफ है, स्पष्ट है कि पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में बाहर से दखल देने की कोशिश करता है तो उसे अपने इतिहास से भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रशिया ने अक्सर यह कहा है और वो हमेशा कहता है, और उसने अभी भी कहा है कि अगर दुनिया में रूस अगर शामिल नहीं है तो दुनिया का अस्तित्व ही क्यों बना रहे। एटीट्यूड देख रहे हो आप पुतिन का। यह स्टेटमेंट सुनने के बाद आप दर्शकों को अब भविष्य का विश्व दिखाई देने लगा होगा, और उस विश्व में आपको दिखाई देगा कि हर किसी के पास एक परमाणु हथियार होगा। शांति अब अशांति की तरफ बदल जाएगी। अब परमाणु प्रसार की आहट आपको सुनाई देने लगी है। दुनिया के देश अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों की जरूरत महसूस करने लगे हैं। उन देशों को लग रहा है कि अगर परमाणु हथियार डिटरेंट यानी कि हमला रोकने का एक जरिया है तो यह डिटरेंट उनके पास क्यों नहीं है। यह उनके पास भी होना चाहिए। परमाणु हथियार तो यूक्रेन के पास भी थे, लेकिन यूक्रेन ने दिसंबर 1994 में बुडापेस्ट संधि के तहत अपने परमाणु हथियार को नष्ट करने या फिर रशिया को लौटाने की सहमति दे दी थी। इस संधि पर रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने दस्तखत किए थे, और साथ ही साथ चीन और फ्रांस ने भी। तब यूक्रेन ने कुछ परमाणु हथियारों को रूस को दे दिए थे और कुछ को नष्ट कर दिया था। अब सोचिए कि अगर यूक्रेन के पास एक परमाणु हथियार होता और उसको वो नष्ट नहीं कर रहा होता, या फिर वो अपने परमाणु कार्यक्रम जैसे पिछले वो जारी रखता था, अगर वो जारी रखता तो क्या रूस की हिम्मत होती कि वो उस पर हमला करता। बिल्कुल सही जवाब है, नहीं होती दोस्त। यूक्रेन के परमाणु हथियार उसके लिए डिटरेंट का काम कर रहे होते। दुनिया ने परमाणु हथियार की आवश्यकता रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद बहुत ज्यादा महसूस की है। देखो, रशिया ने यूक्रेन पर ना सिर्फ हमला किया बल्कि परमाणु हमला करने की धमकी दी है। यह आधुनिक समय में पहली बार ऐसा है, संभवतः पहला मौका है, जब तक मुझे याद तो आ नहीं रहा, लेकिन पहला मौका है जब किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश ने किसी दूसरे देश पर हमला किया और परमाणु हमला की चेतावनी भी दे दी। अब पता है जापान का क्या स्टेटमेंट आया। अब जापान खुद कह रहा है कि उसको भी एटम बॉम्ब बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अभी जापान के पास है नहीं, लेकिन बना सकता है, लेकिन बनाया नहीं। अब सोचो दोस्त कि अगर जापान की तरह अपनी सुरक्षा की चिंता में दक्षिण कोरिया ने परमाणु हथियार विकसित करने का फैसला ले लिया तो आप क्या करेंगे, और दुनिया किस तरीके से उसको रोकेगी, गलत कहेगी। क्या दुनिया उसे रोक पाएगी? नहीं रोक पाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने जैसी सनक दिखाई है वैसे ही सनक वाले किम जोंग उन से जापान और दक्षिण कोरिया दोनों को खतरा है, तो जापान के सामने चीन का भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर परमाणु अप्रसार संधि अप्रासंगिक हो जाती है और आर्थिक व तकनीकी रूप से सक्षम सारे देश परमाणु हथियार बना लेंगे तो क्या होगा? क्या दुनिया अभी से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी या फिर पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी? सवाल यहां पर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि दुनिया ऐसा कुछ क्यों नहीं करती जिसमें परमाणु हथियारों की होड़ ना शुरू हो। इस अपराध में पुतिन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और रशिया के परमाणु हथियार इसमें जब्त कर लेने चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए, यूक्रेन के युद्ध के बाद होड़ नहीं लगनी चाहिए। फिलहाल इसी कड़ी में क्या है कि रशिया की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने कहा था कि वो रशिया को स्विफ्ट से बाहर कर देगा। अब अमेरिका ने कहा ऐसा करने पे रशिया की थोड़ी सी अकल ठिकाने भी आएगी और साथ ही साथ उसको एक आर्थिक तौर पर और ज्यादा तोड़ा जा सकता है। जब अमेरिका ने पहली बार ये बात कही तो पहले तो यूरोप यूनियन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि आखिरकार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में फिर सहमति बन जाती है कि रशिया के कुछ बैंकों को इस सिस्टम से हम किक आउट करते हैं, बाहर कर देते हैं। सभी बैंकों को किक आउट क्यों नहीं कर सकते, यह बात यहां पर ध्यान देने वाली है। अभी भी रशिया को पूरी तरह से इस सिस्टम से निकाल देने पर सहमति नहीं बनी है कि सारे बैंक को किक आउट कर दो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं खबर में, यह सुनने में आ रहा है इस कार्रवाई से उन बैंकों को बख्श दिया जाएगा जिसके जरिए रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बदले कीमत का जो भुगतान यूरोपीय देश करते हैं, उन बैंकों को नहीं बैन किया, स्विफ्ट बैंक से नहीं निकाल, उन बैंकों को बैन नहीं किया जाएगा। रूस पर कार्रवाई करने के उत्साह में
अपने लिए मुश्किल नहीं बढ़ाना चाहता यूरोप के देश। इन देशों को मालूम है कि भुगतान के सिस्टम से रशिया को अलग किया गया तो तेल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी, पेमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आपको आगे का माल भी कैसे मिल जाएगा। पहले से संकटग्रस्त हैं, कोरोना ने अर्थव्यवस्था डामाडोल कर रखी है। अगर ये सिस्टम हो जाएगा तो फिर हमारी तो हालत और खराब हो जाएगी, जनता हमें जीने नहीं देगी। रशिया को कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा हमें तभी लगेगा जब जो बैंक है ना उनकी लिस्ट हमारे और आपके सामने आएंगे। लेकिन साथ ही डी डॉलराइजेशन की संभावना अधिक रूप लेती दिखाई देती है और नजर आने लगी है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डॉलर की निर्भरता घटना और अंततः इसे पूरी तरह से खत्म करना है। यह कंसेप्ट 2000 से चला आ रहा है, यानी कि डॉलर में एक्सचेंज नहीं होगा। फिर इस परिघटना के परिणाम दूरगामी और बुनियादी उलटफेर करने वाले होंगे। स्विफ्ट का मतलब क्या है? मेरा यूट्यूब का पेमेंट आता है, स्विफ्ट का इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहां से किसी हिमाचल प्रदेश किसी को पैसा भेजना तो मैं IFSC कोड के माध्यम से भेजूंगा। स्विफ्ट का मतलब होता है कि एक मैसेज, एक आधारित सिस्टम है जिसमें दुनिया भर के 11,000 से अधिक बैंक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों का कोई खाताधार, कोई भी अकाउंट होल्डर जब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो यह सिस्टम दूसरे बैंक में स्थित खाते को तुरंत बता देता है कि इस तरह दुनिया के किसी एक हिस्से से दूसरे एक हिस्से में, एक खाते से दूसरे खाते में धन जाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। स्विफ्ट एक डॉलर आधारित सिस्टम है, यानी कि धन का लेन देन का जो प्रमुख है वो मुद्रा डॉलर है। किसी अन्य मुद्रा से मनी ट्रांसफर करने पर पहले वो डॉलर में कन्वर्ट होती है और फिर जिस मुद्रा वाले खाते में ट्रांसफर किया गया है उसमें वह पहुंच जाती है। दोनों संबंधित मुद्राओं का उस रोज डॉलर की तुलना में जो भाव होता है वही रकम मिलता है। जब 22 तारीख को यूट्यूब का पेमेंट आता है तो डॉलर में आता है, कन्वर्ट होता है SME से, फिर मुझे मिलता है। अगर 74 के हिसाब से, 75 तो 75 के हिसाब से। इसीलिए जो देश डी डॉलराइजेशन की कोशिश से जुड़ रहे थे वो बीते कुछ वर्षों से स्विफ्ट का विकल्प तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खुद रशिया ने भी फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसफर सिस्टम नाम की एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। उसका रशिया के अंदर मनी ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल भी हो रहा है। चाइना 2015 में सिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम शुरू किया था। दुनिया भर के तकरीबन 400 बैंक सिप्स से जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो स्विफ्ट का जो नेटवर्क है अभी काफी बड़ा है। देखो, स्विफ्ट के जरिए हर रोज होने वाले लगभग 400 बिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस होती हैं। वहीं चाइना की सिप्स के जरिए अभी रोज मात्र 50 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है। कंपैरेटिवली आप देखेंगे स्विफ्ट का काफी ज्यादा है। अब सवाल है कि डी डॉलराइजेशन का सपना कब पूरा होगा? यह सपना तभी पूरा होगा जब रशिया, चाइना अपने सिस्टमों को दोनों जोड़ दें और दूसरे तानाशाही व्यवस्था वाले देशों को यह विकल्प मुहैया करा दें। तो उसके वित्तीय बाजारों पर अमेरिकी वर्चस्व के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारत जैसे देश भी हैं, कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जो रशिया से अभी भी बिजनेस करना चाहती हैं। जब स्विफ्ट के माध्यम से उनको पैसा नहीं मिलेगा तो अल्टरनेट देखने की कोशिश करेंगी। जब अल्टरनेट के रूप में जब उनको स्विफ्ट के बदले कोई दूसरी ऐसी व्यवस्था मिलती है जिसमें ट्रांजैक्शन हो सकती है और उनका काम बिना किसी अवरोध के चल सकता है तो वो उसको अपनाएंगे। दोस्त, आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपने पता भी होगी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व आर्थिक व्यवस्था बनी है, जो इकोनॉमिक मॉडल बना है, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड पर आधारित सिस्टम कहा गया था। लेकिन 1971 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड के सिस्टम को भंग कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर डॉलर का कंसेप्ट लेकर के आए थे। इसी वजह से आपको ध्यान होना चाहिए, इसी वजह से डॉलर में सारा कारोबार होने लगा विश्व के अंदर। अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का स्वतः वर्चस्व बन जाता है। तब से डॉलर एक स्टैंडर्ड यानी कि पैमाना, एक पैरामीटर बन जाता है। विभिन्न देशों के लिए अपने मुद्रा भंडार में डॉलर का रखना अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मूल्य चाहे जो भी हो, जिस देश में पैदा हो, डॉलर रखने की मजबूरी के कारण सभी देश अपने यहां पैदा हुए मूल्य यानी कि वैल्यू का एक हिस्सा बिना कोई वस्तु या सेवा के अमेरिका को भेज देते हैं। यह अमेरिका की समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। इसी कारण अमेरिका असीमित रूप से डॉलर छापने की स्थिति में रहा है, जबकि कोई दूसरा देश अपनी अर्थव्यवस्था की शक्ति की तुलना में अधिक नोट अगर छाप भी देता है तो उसकी मुद्रा की कीमत गिरने लगती है। पता होगा, वह अनियंत्रित हो जाती है, वह अनियंत्रित मुद्रास्फीति का भी शिकार हो जाती है। ये तो आपको कंसेप्ट पता होंगे।
लेकिन अब अमेरिका का शिकंजा इतना कस चुका है, इतना ज्यादा कस चुका है पूरी दुनिया के ऊपर, कोई भी देश इस डॉलर सिस्टम को लेकर के विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी देश अभी उस स्थिति में नहीं है कि अमेरिका का विरोध करे फिर उसका विरोध झेले। डॉलर का अल्टरनेट की जरूरत दुनिया को कब और क्यों महसूस हुई, आपको यह भी पता होना चाहिए। ये एकदम से क्विक नहीं हुई है, 1991 से शुरू हो जाती है। अब जब अमेरिका का वर्चस्व स्वाभाविक तौर पर जब बढ़ने लगा तो अमेरिका ने एक तरफा प्रतिबंध लगाने की शुरू कर दिए, एक तुगलकी फरमान देना शुरू कर दिया। वो उसने नीति अपना ली अपनी। उसने संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करते हुए जो उसके दुश्मन देश थे, मतलब असहज देशों को दंडित करने का एक तरीका चुना। डॉलर के वर्चस्व के कारण प्रतिबंध का शिकार होने वाले देशों के लिए दूसरे देशों से व्यापार करना कठिन होता गया, इकोनॉमी धराशायी होती रही। ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला, रूस, रशिया, सीरिया आदि कई देशों ने प्रतिबंध की नीति के शिकार हुए अमेरिका के। और 2008 में अमेरिका में आई मंदी थी। सारे देश डॉलर से जुड़े हुए हैं, इसलिए अमेरिका में आई मंदी की चपेट सारी दुनिया भर में आई थी। इसलिए भी डॉलर से खुद को अलग करने की चर्चा सक्षम देशों में भी शुरू हो जाती है। सवाल यहां पर यह है कि डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट पूरा हो सकता है। सवाल का जवाब आपको मैं देता हूं कि साल 2000 में दुनिया में लगभग 65 अंतरराष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता था और 2021 में घट करके 59% हो जाता है डॉलर का कारोबार। इसी बीच यूरो, युवान और अन्य देशों की मुद्राओं में होने वाले व्यापार में हमने लगातार एक वृद्धि देखी है। अब बनी परिस्थितियों में अगर रशिया के साथ चीन भी डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को सुनियोजित ढंग से तेज करने में जुट जाता है, तो जो परिघटना जो धीमी गति से आगे बढ़ रहा था ना, वे अप्रत्याशित रूप से आपको देखेंगे बहुत तेजी से बढ़ेगा। ताजा घटनाओं पर अगर गौर करें तो पश्चिमी देश इन प्रमाणों की तरफ बढ़ चुके हैं कि अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को खुद उनके लिए हानिकारक कदम उठाने पर उनको मजबूर किया है। याद है, ताकि यह संदेश जाए कि दुनिया भर में अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ। अमेरिका जो कहता है लोग को मानना पड़ता है। एक धारणा बन रही है कि अमेरिका उसकी मर्जी से ना चलने वाले देशों को दंडित करने की स्थिति में है, लेकिन हकीकत दोस्त यहां पर यह भी हो जाती है, इस बीच विश्व का आर्थिक एवं सामरिक शक्ति संतुलन बदल चुका है। इसलिए अमेरिका ने जो भी पैंतरेबाजी की है, जो भी इसने तीर चलाए हैं, उनमें से कई लौटकर खुद को ही निशाना बना सकते हैं। तो अमेरिका के लिए नुकसान भी हो सकता है आने वाले वक्त में। आपको क्या लगता है, इतना आसान होगा डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट जो दुनिया लेके चल रही है? क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।